बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, आज जो सबसे बड़ा अहम मौजू है, और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जो मौजू है हमारा वो ये है कि फ़िज़ाई अड्डे पाकिस्तान देगा नहीं। अब ये बड़ी बहस चल रही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान फ़िज़ाई अड्डे दे पाकिस्तान को फ़िज़ाई अड्डे दे दिए। वो तो एक जनरल साहब ने तो ये फरमा दिया, रिटायर्ड जनरल साहब ने, कि दे दिए। भाई, तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है कि अगर आप अफ़गानिस्तान के अंदर वो बेहतर थे, या हम अभी कब्ज़ा कराना चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर। कोई अगर देगा तो गद्दारी करेगा इस मुल्क के साथ में। कोई अड्डे नहीं दे सकते, इसलिए कि 2010 में हमने फैसला किया था कि हम अमेरिका से नहीं जुड़ेंगे, हम चीन से जुड़ेंगे। इसके बाद में फिर आपने रेमंड डेविस का वाक़या हुआ, 2 मई को एबटाबाद का वाक़या हुआ 2011 में, और सलाला का वाक़या हुआ जिसमें हमारे 26 फ़ौजी शहीद हुए। तो वो सब इसके बाद में फिर हम इनको अड्डे देंगे यहाँ पर, हैं जी। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिरादर मोहतरम, अब ये जो सवाल उठ रहा है, और ये जनरल शोएब साहब हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फ़ौजी अड्डे दे दिए हैं। इस पर आपकी क्या तबसरा है? ठीक है, क्योंकि वो साबका जर्नैल है तो उन्होंने ये बात की है, तो उनको पता नहीं कहाँ से ये खबर मिली है। कोई फौजी ज़राए ने ये बात की है, किसने की है? क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ारत ख़ारजा, वो कह चुके हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। पार्लियामेंट में बयान भी दिया है शाह महमूद कुरैशी ने। तो मेरे ख्याल में ये फौजी अड्डे देने की बात सही नहीं है। पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। पाकिस्तान एक बार ऐसा कर चुका है और वो मेरे ख्याल में पछतावे वाली बात थी। हम अभी तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और आप देखें, वो सूरत हाल भी तो नहीं है ना। 2001 में तो अमेरिका के ऊपर हमला हुआ 9/11 का, उन्होंने इंतकामन अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। उनको रास्ते चाहिए थे, अड्डे चाहिए थे। जनरल मुशर्रफ ने अपनी मर्जी से फैसला किया, पार्लियामेंट से नहीं पूछा, हत्या के काबीना से। वो गलत था, वो सारा फैसला गलत था उसका, बेवकूफ़ आदमी का। बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। 2 फौजी अड्डे दिए, जैकबाबाद और शमसी, एक सिंध में, एक बलूचिस्तान में। हमने इंटेलिजेंस जो मालूमात थी वो उनके हवाले कर दी। नहीं, आप वहाँ पर फाटक के अंदर इंटेलिजेंस ही बंद कर दिया। ऐसा ही कि कोई इंटेलिजेंस ही नहीं थी, सब उनको कह दिया जाओ। सब उनको। अच्छा, तो ये देखे कि उसकी वजह से फिर क्या हुआ। पाकिस्तान में ज़ाहिर अमेरिका के खिलाफ नफरत थी और है और रहेगी, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी इस तरह की है। नहीं, टीटीपी बन गई, बना दी उन लोगों ने। जो बेईमान लोग ये अमेरिका के गए वहाँ पर, इंडिया के गए एजेंट, उन्होंने टीटीपी बना दी। टीटीपी बना दी और उन्होंने ये इशू उठाया कि पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा है। और ये तो देखिए, वो हमने बहुत बड़ी गलती की थी। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी तो अमेरिका की ज़रूरत भी नहीं है ना। अमेरिका के ऊपर तो कोई हमला नहीं हुआ। अमेरिका ने हमला किया, उसको शिकस्त हुई, उसकी पछताई हुई, वो जा रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वो उनका पटाने का तरीका ये हो कि आपको जो है आपकी चीज़ को 21 तोपों की सलामी दे दे, तो ये कीमत तो बहुत कम है ना। जो आपको 21 तोपों की सलामी दे दे तो पाकिस्तान उनके कब्जे में दे देंगे आप। नहीं, मेरे ख्याल में देखें, वो उस वक्त मुशर्रफ को अपनी हुकूमत से बचानी थी। उनका ख्याल था कि वो लंबे अरसे हुकूमत में रहेंगे। उन्होंने ये डील किया था। जनरल एहसान उल हक ISI के चीफ थे, उन्होंने मशवरा किया और ये फैसला कर दिया। आप देखें, अभी ये हुकूमत जो है, जनरल एहसान तो इस पर इनकार करता है कि मैं राजी नहीं था इस बात पर। जी नहीं, वो हमारी उनसे बात हुई है, वो बिल्कुल राजी थे। वो उसको डिफेंड करते हैं, उस पॉलिसी को। वो कहते हैं अगर हम न देते तो फिर हमारा ये इंजाम होता, ये इंजाम होता। तो वो खैर वो दूसरी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि हम दूसरों की जंग में नहीं पड़ेंगे। हमारी पार्लियामेंट ने सऊदी अरब से इनकार किया कि हम यमन में अपनी फौज नहीं भेजेंगे। हम क्यों अफगान तालिबान की दुश्मनी मोल लें? हम क्यों ईरान की और चीन से अपने ताल्लुकात ख़राब करें? मेरे ख्याल में ऐसा फैसला तो बड़ा अहमकाना होगा। मैं कोई उनको फौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता वो जिक्र कर रहे हैं 2001 के एग्रीमेंट का, कि हमने उनको अपना ज़मीनी रास्ता दिया और फ़ज़ाई रास्ता दिया, उनकी सप्लाई लाइन वगैरह, वो हमने किया। लेकिन मेरे ख्याल में हमें कम अज़ कम ये हुकूमत को, आवाम को, पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। पैसे लेने चाहिए उनसे, क्यों मुफ्त में दें उनको। हाँ, तो वो जो मुआहदा 20-21 साल पहले हुआ था, वो मुआहदा क्या है? उसकी तफसील बताएं, कितने अरसे के लिए है?
और हमने क्या क्या बात अमेरिका की मानी थी, क्या ये फौजी सारे सड़कें हमारी तबाह बर्बाद कर दी हैं, थे? हमें लूट मार के चले गए हैं, हमारे पास दहशतगर्दी आ गई है, हमारे पास असला आ गया है, हमारे पास हर चीज़ आप दाइश को आप सपोर्ट कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं हमारे साथ में, और हम इनको अड्डे दे देंगे यहाँ पर हैं। अरे बिल्कुल, ये सारी शिकायतें हमें करनी चाहिए बार बार। और आप देखें कि हमने यानी ड्रोन हमले जो थे वो पाकिस्तान की शमसी एयर बेस पे होते थे, वहाँ पे ड्रोन खड़े होते थे, वहाँ से उड़ते थे, वहाँ पे उतरते थे, और पाकिस्तानी इलाके फाटा में वो ड्रोन हमले करते थे। तो ये भी हमने किया, और ये इनकार करते रहे हमारे मुशर्रफ साहब। बाद में जब हुकूमत से निकले, उन्होंने कहा कि मैंने महदूद पैमाने पर उनको ड्रोन हमलों की परमिशन दी थी, लेकिन फिर उन्होंने उसमें इजाफा कर दिया। नहीं, ऐसा ही होगा। मुशर्रफ ने कहा कि जी ये तो बड़ी एक जल्दी ये कार्रवाई होगी अमेरिका की, और जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और इट विल बी ए शॉर्ट। लेकिन बात ये है कि रहीमुल्लाह यूसुफ साहब से एक बात माननी पड़ेगी कि बहरहाल बिलाखिर पाकिस्तान ने जब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान में जंग हार गए हैं, सिर्फ एक लफ्ज़ है पाकिस्तान। तो ये बात भी आप कहें कि सब हमें तकलीफ़ तो बहुत हुई, हमने ज़ख्म भी बहुत उठाए, लेकिन आखिरकार बिलाखिर हमारी एजेंसियों ने उनको शिकस्त तो दे दी ना, दिलवा दी बिलाल। लेकिन शिकस्त तो अमेरिका को हुई है, अगर वो नहीं मान रहा तो वो और बात है। लेकिन ये है कि हमें इस तरह इसलिए नहीं कहना चाहिए खुलेआम, क्योंकि फिर ये हम इनकी मजीद दुश्मनी मोल लेंगे अमेरिका की। भाई वो तो खुद वो कहते हैं, हम थोड़ी कहते हैं, वो तो अमेरिकन इंटेलिजेंस के लोग टीवी पे कहते हैं। हाँ, वो देखे हकीकत तो ये है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान। लेकिन देखें एक और बात भी है ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ आपको, मैं 20 क्लिप सुना सकता हूँ कि वो ये बार बार ये कहते हैं कि एक लफ्ज़ पाकिस्तान हमें शिकस्त दी है। सब आदमी ने कहा, परवेज मुशर्रफ से सवाल पूछा, दुरानी से सवाल पूछा। मैं ये कह रहा हूँ कि जंग तो तालिबान ने लड़ी है ना। हाँ ठीक बात है, कुर्बानियाँ तो उन्होंने दी है ना। नहीं कुर्बानी हमने भी दी है। ये देखे ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने सब कुछ किया है। ये अफगान लड़ रहे हैं जिस तरह उनकी तारीख है, और वहाँ पे जो भी सुपर पावर आई उसको शिकस्त हुई। ये जो है बरतानिया और ये रूस और ये अमेरिका, उससे पहले भी ये उनकी तारीख है, उन्होंने अपनी तारीख को। अच्छा, अब इसमें अभी आपको बात को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें एक जो बात मुझे समझ में आ रही है कि अड्डे हम नहीं दे रहे हैं, उसकी एक जो काउंटर नैरेटिव वो ये है कि अशरफ गनी का बयान, अफ़गान कौमी सलामती अमूर के मुशीर हमदुल्ला मोहिब का बयान, और साबिक़ सदर हामिद करज़ई का बयान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सख्त आया है। उससे अंदाज़ा होता है कि अमेरिका पाकिस्तान अंडे नहीं देने जा रहा है। और जिसमें अगर अशरफ गनी का बयान जो उसने डी स्पीगल को मैगज़ीन को इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा कि पाकिस्तान तालिबान के लिए नरम गोशा रखता है, मुनज़्ज़म तरीके से तालिबान की पुष्पनाई कर रहा है, अफरादी क़ुव्वत की भर्ती की जा रही है, रसद व माली एआनत की जा रही है, तालिबान के फैसला साजों के नाम तक पाकिस्तान के शहरों के नाम पर हैं जहाँ उनके दफातर हैं। अमन के लिए हतमी फैसला इख्तियार पाकिस्तान के पास है, मामला अमेरिका के हाथ से निकल चुका है। ये बयान अशरफ गनी का है, उसको इंटरव्यू है जी। बिल्कुल है, ये काउंटर, अब इससे काउंटर होता है कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहा जी। ये बात हमदुल्ला मोहिब, हामिद करज़ई, अमरुल्लाह साले, सरवर दानिश, ये सारे जो हैं इस तरह के बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। फैलाना देता तो तालिबान इस तरीके से जाना लड़ते। लेकिन मसला ये है, ये तो पुरानी उनकी दुश्मनी है, वो तो बहुत मसले हैं हमारे दरमियान, वो भी हल तलब है। लेकिन ये है कि जब आपके हाथ से हुकूमत जाएगी और आपको अपने दुश्मन से मामला करना पड़ेगा, और आपका दुश्मन आप पर हावी होने जा रहा है, तो ये तो जाहिर है फिर आप इस तरह की गुस्से वाली बात तो करेंगे, तो वो कर रहे हैं। अब देखिए अब हमदुल्ला क्या कह रहा है कि क्या ये लोग अफगानिस्तान में रह पाएंगे, ये तो पूछा गया था अशरफ गनी से। मुश्किल है, उसने कहा कि जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, ये वो। लेकिन वो सबको पता है कि ये लोग भाग जाएंगे, तो पिछली बार भी सब भाग गए थे। नहीं, अब देखिए आप हमदुल्ला क्या कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी हदूद को वसअत देने में मसरूफ़ है। हम पागल हैं कि हम अफगानिस्तान में जाएंगे? जहाँ अमेरिका फेल हो गया, जहाँ रूस फेल हो गया, तो हम जाके वहाँ बड़े कामयाब हो जाएंगे? नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। देखें, वो ट्रंप ने इंडिया से कहा था
इंडिया तो बड़ा होशियार है, उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे, फौज नहीं भेजेंगे। अमेरिका ने तो फौज देकर भेज दिया ना, 50 मुल्कों की फौजें गई, 1.5 लाख फौजी गए, क्या हुआ? वो पछताई हुई और तालिबान की शराइत के ऊपर पछताई हुई है। ठीक है। मेरे ख्याल में ये अभी जो है ना, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। हमें अमेरिकी जंग में, मजीद अमेरिकी जंग में नहीं पड़ना चाहिए। अमेरिका चाहेगा कि नहीं, वो मुझे आइंदा आप के ये बताइए ना, अफगानिस्तान इसका में- ट्रांसलेशन क्या होगा कि यानी अशरफ गनी का इतना सख्त बयान, हमदुल्ला को समझ लें वो चलो एक पागल आदमी है, वो जो दुश्मन है हमारा, लेकिन साबिक हामिद करज़ई जो हमारा एजेंट रहा है, उसका भी ये बयान है कि अफगानिस्तान में होने वाले तालिबान के मुनज़्ज़म हमलों की पुष्ट पर पाकिस्तान है। अब ये इसका क्या ट्रांसलेशन है? आप इसको क्या, किस तरह से इसको इसको इसके देखिए, साथ हाँ, जोड़ें? ये वही हामिद करज़ई हैं जिन्होंने एक बार कहा था कि काश तालिबान मेरी फौज होते, यानी उनके ऊपर रश्क है उसको तालिबान की जंगी कुव्वत के ऊपर। तो जब तालिबान की इतनी कुव्वत है, फिर उन्हें क्या जरूरत है पाकिस्तान की हिमायत की और फौजी ताउन की? ये तो ऐसी बातें करते रहते हैं। ये जिस जगह पे होते हैं, काबुल में कोई और बयान देंगे, इस्लामाबाद आकर कोई और बयान देंगे, और मॉस्को में और दोहा में और इंडिया में जाकर कोई और बयान देंगे। वो इस तरह का है। तो मेरे ख्याल में अब ये है कि ये जो लोग हैं, ये इनकी अहमियत खत्म हो गई है। हाँ, ये अपने बीच में यहाँ पे टांग अड़ाता है बस, और तो कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, इसका ट्रांसलेशन क्या है? आप इसको क्या कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, इनके हाथ से हुकूमत जा रही है, खौफजदा हैं, तालिबान हावी हो रहे हैं, क्या ट्रांसलेशन है इसका? देखिए, गैर मुल्की फौज का निकलना जो है, ये इनका ऐसा है जैसे इनका दम घुट रहा है, ठीक होगी बात। जैसे इनकी जान निकल रही है। इन्होंने बहुत मिनटें की कि मत जाए, कम से कम 2024 तक रह जाए, ये भी उन्होंने कहा। फिर ये भी कहा कि जी आप अपनी एयरफोर्स को छोड़ जाएं। फिर ये भी कहा कि आप हमारी जो फौजी इमदाद है वो $5 अरब सालाना उसको बढ़ा दें। काफ़ी इन्होंने मिनटें की हैं, लेकिन वो अमरीकी नहीं मान रहे। वो तो 11 सितंबर की तारीख दी है, वो उससे पहले निकल रहे। अच्छा, ये बताया रेमंड यूसुफ साहब, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ आपसे, और वो ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो बात कह रहे हैं कि हमें अड्डे चाहिए, इसका क्या मानी है? ये वाकई में चाहिए या एक ड्रामाबाजी कर रहे हैं? देखिए, इनको तो अड्डे चाहिए हैं। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान से हमसाया कोई मुल्क, पाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान, उनको अड्डे दे दें। उज़्बेकिस्तान से भी इनकी बात हो रही थी, खानाबाद का जो एयर बेस है, भाई नहीं देंगे वो, उज़्बेकिस्तान अब नहीं देगा। कर चुका है। लेकिन रूस के जो नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, जमीर काबलोव, वो कह चुके हैं कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देंगे, पाकिस्तान भी नहीं देगा। तो इनके पास और जो अड्डे हैं वो जरा ज्यादा करीब नहीं अच्छा, है। जो हम बात सोच रहे थे, रेमंड यूसुफ साहब ये बात सोच रहे थे कि सियाचिन में जाके ना बैठ जाए कहीं। नहीं, वो तो खैर, वो इंडिया जो है, वो तो वहाँ पे कश्मीरी लोग भी कहते हैं कि कश्मीर में अड्डा बनेगा, उसको इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में ऐसा जो है ना, उनको उनके जो जंगी जहाज हैं, जो शिप है, उसका इस्तेमाल करेंगे बहर अरब में आकर। अब उनका बेड़ा चल पड़ा है वहाँ से, जापान से, वो आगे बैरियर में बैठ जाएंगे, मेरे ख्याल में यही करेंगे। जो उसके ऊपर तैयारे भी उड़ान कर सकते हैं, वो शिप लेकर आएंगे। फिर वो कतर, बहरीन, उर्दन, ओमान, डिगो गार्सिया, ये अड्डे जो उनके करीब हैं। लेकिन पाकिस्तान का रास्ता करीब तरीन, आसान तरीन और महफूज तरीन है, ये इनको चाहिए। नहीं, कैसे दे सकते हैं? हम सीपैक चला रहे हैं, हम आप हमारे दुश्मन हैं, हम आपको अड्डे कैसे दे देंगे? भाई बस दिमाग खराब हुआ है हमारा। नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और ये अगर आप देंगे तो बड़ी संगीन गलती होगी। पाकिस्तान में एक और बहरान शुरू हो जाएगा। मुमकिन है मजीद लोग, पाकिस्तानी लोग वो हथियार उठा ले। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल। और अफगान तालिबान जिनसे हमारे ताल्लुकात पता नहीं 1994 से हैं, धमकी भी दे दी है, वो नाराज, बिल्कुल वो नाराज हो जाएंगे। और ये है कि जो आपने इतनी मेहनत की है वो रायगाह जाएगी। अच्छा, ये इस किस्म की बेवकूफ़ी पाकिस्तान कर सकता है? देखिए, पहले तो कर चुके हैं ना, इसलिए तो लोगों को। तो उसके बाद तो सबक हासिल नहीं किया? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना कि क्योंकि हम ये गलती कर चुके हैं, हम अमरीकी दबाव में रहे हैं, तो हमें ये खदशा तो रहता है। लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म अपनी कॉल के ये हमारे पास इत्तलात ये हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने पोजीशन ले ली है, वो नहीं करना चाहता, कहता ये नहीं हो सकता।
बिल्कुल, अगर मान जाए तो फिर उनकी सारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। जी हाँ। वो ड्रोन हमलों के खिलाफ वो एहतजाज, सो क्रेडिट गोज टू इमरान खान के वो नहीं बर्थडे नहीं दे रहा, ठीक हो गया। वो बिल्कुल नहीं जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब, आपका मशकूर है कि हमने दिल खोल के बात की है। जी जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर वो जो तोपों की सलामी वाली मामले हाँ, वो बात है, करना चाहता हूँ मैं। वो बात कर लीजिएगा। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, लेकिन साहब ये अब इसमें एक मसला ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज का ये बड़ा मामला है कि ये इनका बड़ा रोमांस है अमेरिका के साथ में। अब अमूमी तौर पर इन्होंने 2 वार किए हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर। एक तो तोपों की सलामी दी है जी, और 31 तोपों की सलामी सऊदी अरब ने दी है और कहीं और भी दी है इनको। तो अब ये सलामी कहीं ले ना डूबे, मामला ये है। तो भाई चीफ साहब, ये बात आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का मफाद पहले है और इन्होंने हमें कभी भी, अमेरिका ने हमारे साथ वफा नहीं की है और अभी तो इंडिया के साथ जुड़े हैं। और आपने ये किया तो एक बहुत बड़ी संगीन गलती होगी। जो उस वक्त तो समझ में आता था, परवेज़ मुशर्रफ की बात तो समझ में आ गई थी कि भाई वो तो एक दबाव में था और ख़ुद अपनी हुकूमत को तस्लीम कराना चाहता था। लेकिन आपको क्या दबाव है? अब तो कोई दबाव ही नहीं है और आपको जो है खुल के बात करनी चाहिए। और बात यह है कि हम अड्डे नहीं देंगे, अड्डे दिए तो फिर आपके यहाँ पर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। और उस वक्त 9/11 का ताज़ा मामला था, अमेरिकी वो तो अमेरिका पे हमला हुआ था ना, अब तो कोई हमला नहीं है ना, आप क्यों दे देंगे अड्डे भाई? तो खैर आपका बड़ा बेर से शुरू हो जाए आप। अमेरिका ने आपको क्या दिया? बड़ा बेर से शुरू हुआ, आप पर हमले के दोस्त ने, उसने खुर्शीद ने कहा था कि हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। आप रेड लाइन लगा दी हमने, उसको बम फेंकेंगे जी। फिर आपने अयूब ने फिर उनको निकाला वहाँ से। चले, अभी भी कुछ ऐसे ही होगा इंशाल्लाह जब वज़ीर-ए-आज़म ने स्टैंड लिया है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये इसराइल के मामले पे आ जाएं। करारदाद जैन साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इस आदमी ने, जिसका नाम इमरान खान है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो बहुत सी गलतियाँ की हैं, बहुत से मामला किए हैं, महंगाई हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल मामलात में एक तो नामूस रिसालत के मामले में इसने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जी। कोई स्टेटमेंट इसका ऐसा नहीं है। केस अच्छा लड़ा है पाकिस्तान का, केस पूरे आलम अच्छा लगा और उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। देखो एक बात ये है, अब उसको फंडामेंटलिस्ट कह रहे हैं आपके दुश्मन जो हैं, और इसका मौक़िफ़ माना जा रहा है। आप हैरान होंगे कि फ़लस्तीन वाले मामले में जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया और पाकिस्तान ने जो करारदाद पेश की है, उसके ऊपर अब सबसे बड़ा जो कमेंट ये हो सकता है, जो कम्प्लीमेंट है जो इमरान खान को, वो ये लिखा है कि भाई आप, पाकिस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ ये करारदाद मंजूर करा ली है कि ये इन्होंने जंगी जराइम किया है। तो ख़ुद पाकिस्तान जो है वो शीशे घर में रहता है। भाई हम कम वक्त कहाँ शीशे घर में रहते हैं, हम तो पत्थरों के घर में रहते हैं। हमें तो तुम क्या, किस तरह से तुम अपनी पूरी कोशिश कर लो। देखो जी, तुमने अपनी बहुत कोशिश की कि हमें शिया सुन्नी लड़ाई करा दो, तुमने बहुत कोशिश की कि यहाँ कराची के अंदर जो है लसानी फसाद करा दो। हमने तो नहीं लड़ाई करनी। आपने बलूचिस्तान में बहुत कोशिश की, अपने बहुत आदमी पैसे खर्च किए हैं, तो कितने काम कर लिए आपने दाइश बना के देख लिया। दाइश के यहाँ, आपके यहाँ पर जाकर इसराइल के अंदर जो है उनके इलाज होता था। हमें नहीं पता है कि शाम में जब होते तो जाते थे वो सब के सब। तो आप ये बात याद रखें कि पाकिस्तान शीशे घर में नहीं रहता है, बहुत मजबूत किले में रहता है। और तुम्हारे हम लोग नज़रियाती तौर पर मजबूत हो गए हैं। ये बात आपको बता दूँ मैं आपको कि आपने शियाओं पर कितने हमले किए, शिया बरादरी पर, तो लेकिन वो तो पाकिस्तान से नहीं टूटे। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आपने फिर लसानियत पर आपने यहाँ पर किया, आपने जरदारी साहब को आगे बढ़ाया हुआ है, वो भी हम उसको भी आप निमट लेंगे। तो अब सवाल ये है कि आप जो बात कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आप जो सूरत आपके जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। लेकिन एक और बात हुई है, एक आयरलैंड आगे बढ़ा है जी। उसने कहा कि ये लोग बड़े जंगी जराइम कर चुके हैं। और इन्होंने, दूसरा ये हुआ है कि अमेरिका के अंदर हर बच्चा जो है वो इजराइल का झंडा लेकर, अपना छोटा झंडा, बड़ा झंडा जो मास्क पहनता है उसमें झंडा इजराइल का लगा के, इसका फ़लस्तीन का झंडा लगा के जाता है। इस कदर ज़्यादा इसने काम कर दिया है अपने नेतन्याहू ने कि और एक बहुत बड़ी बात हुई है, वो ये हुई है कि जैसे कि आप टीम बनाते हैं अपनी, जब इलेक्शन करते हैं तो आप एक टीम होती है जो कि आपको जिताती है इलेक्शन, जो बेलौस खिदमत करती है आपकी, जो आपके कारकुन होते हैं,
उन्होंने हज़ारों की तादाद में उन्होंने अपने लोगों ने ये बात किए हैं कि आप ये बात इंसाफ करो और इस इसराइल से ख़त्म करो नाता, और वहाँ पर फ़लस्तीन की हुकूमत बना के दो। और ये जुल्म कर रहे हैं, ये हम बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बंद करें आप। मैं इसके सदर साहब के जो हैं, जो वर्कर थे डेमोक्रेटिक, उन्होंने इनको लिख कर भेजा है ख़त, उन्होंने दस्तखत किए हैं, सब ने अब नाम लिख के भेजा है, हर एक ने कहा कि ये आप। तो अब इतना बड़ा काम हो गया है कि हर आदमी, जर्मन के लोग हो गए हैं, जो फ्रांस के लोग देख लें, वो हर मुल्क के लोग जो हैं वो सब के सब ये बात कह रहे हैं कि ये लोग अब ये लोग जो वो लोग नहीं रहे जिनके बारे में कहा जाता था कि हम उनके साथ उनके साथ में जुल्म हुआ है। ये तो खुद जालिम है। और अब वो भी कह रहे हैं, जो यहूदी हैं वहाँ के राहिब हैं, जो वो खुद कह रहे हैं कि ये जालिम लोग हैं। और वो बार बार कह रहे हैं कि सेवनियत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम खुद इनसे परेशान हैं। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो बात आप करना चाहते हैं वो उस हवाले से कि पाकिस्तान ने जो करारदाद मंजूर कराई है तो इसमें इमरान खान का क्रेडिट जाता है जी, और इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा भी है, और उसके लिए फिर हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, जो भी उसका बंदोबस्त हो सके। दूसरा ये हुआ कि हम ये कहते चाहते हैं कश्मीर के मामले में भी उसने मौका बड़ा ज़बरदस्त इख्तियार किया, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे साथ 5 अगस्त के बाद वो सूरत-हाल तो नहीं बदली ना। नहीं, देखो बदल जाएगी, तुम आप अल्लाह पे भरोसा रखो। देखिए पहली बात तो ये है कि ये बात इनके दरमियान में तय हुआ था, जो मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि चीन ने उनके दरमियान तय हुआ, और फिर चीन ने आकर जो हमारा बेग का अड्डा है वहाँ जाकर कब्ज़ा कर लिया है। तो मीनिंग देर भाई कि हमने जो इनका जो मामलात थे उसके अंदर वो उनके अंदर मदाखलत तो कर दी है ना। ये तो अब नहीं कहा जा सकता है कि वो कि ये कश्मीर के जो का मामले के अंदर, कश्मीर के अंदर घुसा है ना, लद्दाख के अंदर घुसा है ना चाइनीज़। तो वो हमारा एग्रीमेंट था कि चाइनीज़ ने कहा कि देखो आप मुश्किल में हैं, आपसे फुल फ्लेज लड़ाई हो जाएगी, हमें आप मौका दें, हम थोड़ा सा काम कर देते हैं। तो उनका भी ज़रूरत थी कि वो अपने वो जो तिब्बत और सिंकियांग के दरमियान में जो हाईवे उसको बचाना चाहते थे, और साथ साथ में चीन को अमेरिका को रोकना चाहते थे सियाचिन का अड्डा लेने पर। वो आके बैठ गए वहाँ पर। अभी क्या करें, अब वो कितना भी कर लें वो हटते नहीं उससे अपने मौके। अभी गुज़िश्ता दिनों में झड़प हुई थी, झड़प हो गई जी, तो होती रहेगी, क्योंकि उन्होंने पेट्रोलिंग की थी चाइनीज़ ने, इस पर उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी हम तो करेंगे, हमारी तो सड़क है। हाँ, नहीं तो वो जो बात है, अब देखिए कहाँ पर मुग़ल पहुँचे थे आपके, और वो जाके उस अड्डे वहाँ पर जाके फतह किया था जी, वो नाम तक उनके मौजूद हैं अभी तक। बिल्कुल हाँ। अच्छा खैर, ये बहरहाल पाकिस्तान की एक कामयाबी है, OIC के प्लेटफॉर्म के इंसानियत की कामयाबी है जी, बिल्कुल। और क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आ जाए एक और क्रेडिट, अब किसको देंगे आप? शदीद गर्मी और के इलेक्ट्रिक का जुल्म, इलेक्ट्रिक का जो जुल्म है इसका क्रेडिट मुशर्रफ को जाता है, मुशर्रफ को जाता है इसका क्रेडिट, MKM को जाता है, पीपल्स पार्टी को जाता है, सबको पैसे देते हैं, और साबिक चीफ जस्टिस साहिबान को जाता है, सबको ये पैसे देते हैं। चीफ जस्टिस साहब का तो मैं नहीं कहता, मेरे साहब याद है आपको इफ्तिखार चौधरी साहब कितना नोटिस लेते थे के इलेक्ट्रिक? हाँ, लेकिन लेते थे क्या, कुछ भी नहीं। तो फिर उसकी वजह आप ये देखिए ना, जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया, लेकिन फिर चुप होकर बैठ गए। अलामती एहतजाज करते हैं वो बेचारे, कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी हिस्सा शामिल हो जाए, कोई बात तय हो जाए। मतलब ये कि जमात इस्लामी जब से इस पाकिस्तान की फाल हुआ है उसके बाद से उनकी वो खत्म हो गई। कराची में भी जमात इस्लामी अगर कमज़ोर है के इलेक्ट्रिक के सामने, तो जमात इस्लामी को चाहिए कि अपनी सियासत ख़त्म करे कराची से। अभी ये बात ये कि हम तो भाई उनके बड़े मद्दा हैं, तुम्हें पता है, लेकिन ये मैं तल्ख जुमले इसीलिए मद्दाही में निकाल रहा हूँ, उनसे बड़ी उम्मीद थी, वो भी कुछ नहीं कर सक रहे हैं। रात को जाके एहतजाज कर लिया उनके हेड ऑफिस के सामने, बात खत्म हो गई, दूसरे दिन फिर वही अजियत, दूसरी रात फिर वही अजियत लोगों ने। आज रात पूरी आधे शहर से ज़्यादा शहरियों ने हुआ क्या अजियत में गुजारी। ये है कि जब उनको वहाँ से लेना है जो K2 से जी, वो लेना है, तो वो उनके पास ट्रांसमिशन सिस्टम मौजूद नहीं है, उसका कम्पैक्ट नहीं है। अब बताएं, इतना अरसा हो गया आपको लिए हुए इदारा, और आपने शहर फैल रहा है तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम ही नहीं बनाया देखो। अच्छा, और अब इनको सज़ा देनी चाहिए बहुत। अच्छा, इनको दी गई थी ये जिम्मेदारी दी गई थी। चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेकर इनको सज़ा दे दें, और जो इनका एग्रीमेंट है वो तोड़ दें। अच्छा, खत्म कर दें। ताजिरों ने समझ में नहीं आता क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। मेरे साहब वही बात है ना, सबका कमीशन अभी तक सबका हिस्सा मौजूद है, वो जा रहा है सबको, तो कैसे होगा? अगर ये बात है तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान के लिए। आप देखें बात है कि कितने गरीबों के साथ में जुल्म हो रहा है इस गर्मी में, जो कि 42-43 की गर्मी चल रही है जी, और डिग्री पर जो इलाके जिस तरह की कंस्ट्रक्शन है वो आप देख लें कि
हब्स बिल्कुल घुटन का माहौल होता है। कहीं हवा पहले जो होता था 15 फीट पे होती थी आपकी छत जी, अब 10 फीट पे रख दिए तो अब वो 6-6 मंजिला मारते हैं 80-80 120 गज पे। अब लोगों की मजबूरी भी है कि सस्ता मिलता है, लोग खरीद लेते हैं। हाँ तो अब क्या करें लोग? अब ये अच्छा जी, अब ये जो कुछ भी आप कहें, लेकिन बात ये है कि हम तो चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो सू मोटो एक्शन लें और ये केस को कम से कम आप केई को आप ठीक कर दें। चीफ जस्टिस साहब आपके हम मशकूर होंगे अगर आप ये इनायत पाकिस्तान पे कर दें। आप ख़ुद कराची के रहने वाले हैं और आपको ये बात इल्म में है कि ये कितनी हम तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और इनका जब तक ये दिमाग दुरुस्त नहीं होगा इनको धूप में खड़ा कर दें 42 डिग्री की डिग्री उस पर। कम से कम ये काम तो आप कर सकते हैं ना जी कि वो उनको धूप में खड़ा कर दें कि साहब 1 घंटे तक धूप में खड़ा रहे, जो मैंने खड़ा किया था एक दफ़ा एक किसी को। मेरे साहब यहाँ तो अदालत का यह हाल है कि सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया तो वो उन्होंने उनकी परवाही नहीं की, आखिर में तंग आके उनको वारंट जारी करने पड़े अदालत को, तब वो हाजिर हुए। मतलब कोई परवाही नहीं है, तो रिट ही नहीं है भाई। जब तक आप रिट नहीं दिखाएंगे जब तक कैसे काम चलेगा? जो वारंट निकालें आप इनके भी। हाँ फिर यही है कि वारंट निकालते हैं इनके सीईओ के खिलाफ। इनको कहो कि अगर आप नहीं आए तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जी, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो शहबाज शरीफ आजकल मफाहमत के दूसरे बादशाह बने में, उन पे बात कर लेंगे। टोपी वाला इसको जी, लेकिन ब्रेक करना चाहिए। जी, ब्रेक के बाद आते हैं। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब शहबाज शरीफ साहब कामयाब होंगे? शहबाज शरीफ को अभी हम बात करें का, ये शहबाज शरीफ जो है एस्टेब्लिशमेंट का छोड़ा हुआ बंदा है जी। मरीम नवाज़ को सौफन करना चाहता है, तो हम इस बात के तो हक में हैं कि सौफन उसे करे। उसका दिमाग ख़राब हो गया है कि वो इस कदर ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल रही है, इसकी शटंकी सी खातून है, तो अब उससे ज़्यादा उसकी हैसियत है नहीं। पीडीएम के जो वो था ना पावर, वो जो जरदारी साहब ने वो ख़त्म कर दी और मरीम नवाज़ की ये कर देंगे। नहीं, वो जो थोड़ी बहुत मरीम नवाज़ साहब तो जो पॉइंट ले रही हैं वो समझ नहीं, उनको नहीं आ रहा ना कि अगर वो किसी वक्त में बेनज़ीर के प्रोसेस से गुजर गई तो ज़िंदगी भर भूल कर भी सियासत में वापस नहीं आएंगे। कि बेनज़ीर ने जितनी सख्तियाँ झेली हैं और जितनी तकलीफ़ से उठाई हैं और जितने मराइल से वो गुजरी है इनके तो वो आपको मैं इसको कई दफ़ा समझाया कि भाई बेटा आपको होश पे नाखून लेना चाहिए और जिस वक्त में ये बुरा वक्त आएगा तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तैश में आ जाती हैं अपने आप को अपनी शहजादी मन का रानी समझती हैं, चेहरे से लग रहा होता है, समझती हैं, चेहरे से तकब्बुर जो है ना वो झलक रहा होता है। अभी सारे लोग इससे नाराज़ हैं इस बात पर कि उसका तकब्बुर बहुत ज़्यादा है। अब शहबाज शरीफ से मैं इसलिए कहता हूँ कि शहबाज शरीफ भी चमचा टाइप का आदमी है और वो चमचागिरी कर रहा है इस वक्त फ़ौज की कि भाई किस तरह से मुझे कोई ना कोई जगह मिल जाए। इसके भाई ने इसकी बेइज्जती ये की कि पहली बात तो ये है कि जब मैं ये बार बार आपसे कहता हूँ कि भाई इसको जो है पहले वज़ीर आला बनाया तो मैंने उसमें अपना हिस्सा डाला, यानी एहसान फरामोश ने आज तक शुक्रिया अदा नहीं किया। दूसरी बात ये है कि जब इसको अपने कैप्टन हलीम सिद्दीकी साहब ने माहिदा कर लिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ, परवेज़ मुशर्रफ के साथ में, और ये तय हो गया कि अगर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो नवाज़ शरीफ साहब की बख्शी हो जाएगी, जान बख्शी हो जाएगी। तो नवाज़ शरीफ साहब ने इसके सामने, ये मौजूद था खड़ा हुआ, इसके सामने कह दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अब भी ये बात ये है कि अब इसमें और बहुत सारी मिसालें हैं जब इसको नहीं बनाना चाहते हैं। भाई क्या तो तू बगावत पक्की कर और कहे कि साहब मैं नवाज़ शरीफ को छोड़ता हूँ। नहीं मेरे साहब, इमरान खान क्यों खौफज़दा है शहबाज शरीफ से? भाई खौफज़दा इसलिए है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से पिंगे बढ़ाया हुआ है और लेकिन नहीं, मैं वो नहीं करेगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इमरान नहीं करेगा। इमरान में बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो खामियां उसकी हैं, लेकिन वो थोड़ी सी उसमें जान भी है। जैसे हम कहते हैं परवाह नहीं करते हम किसी से भी, जितना भी मुसीबत आएगी झेल लेंगे, लेकिन ये परवाह नहीं करते। तो ऐसी कैफियत उसके अंदर है। नहीं देखिए मेरे साहब, जहांगीर तरीन के माले उन्होंने परवाह की, उनके ग्रुप की, उनके मुतालबात की, उनके लिए अलग एक निज़ाम बनाया अली ज़फ़र की भाई आप सूरत में। ठीक हो गया तो वो डरते हैं, उनको साइड लाइन तो किया ना, उनको अपनी पार्टी के लोग थे उनको साइड लाइन किया, लेकिन काम उन पर जारी है। हाँ लेकिन डरते हैं उनसे, डरते हैं। नहीं डरने की बात में भाई बात ये है कि अब ये तो फिर सियासत हुई ना, फिर आपकी पार्टी में बगावत हो रही है, आप सियासत कैसे रफू करेंगे?
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब है इमरान खान रवायती सियासतदान बन रहे हैं। हाँ तो बन रहा, अब भाई ये तो बना, चूंकि माहौल ऐसा है भाई, सियासत ऐसी है जैन साहब, ये बात ऐसी है कि इसमें इस आदमी को ये नहीं समझ आई, इसको पहले 24 घंटे में बड़े फैसले लेने चाहिए थे। इसने बड़े फैसले ले लिए कि फैसल वाडा को ले लिया, भाई इतना बड़ा आपके ऊपर बर्डन है जिसको। अच्छा, एक गलती उन्होंने इतनी बड़ी की, उसके बाद दोबारा ले लिया। हाँ ले लिया। ये भी दूसरी बात ये है कि आपने फिर ये, अच्छा एक और मसला करार दिया, कराची के अंदर जितने भी सपोर्टर इसके हैं वो सारे मेमन बरादरी के लोग हैं। कुछ यानी मेमन बरादरी को डिवाइड किया इसने। मेमन बरादरी के जो ख़ास लोग हैं, जो ऊपर ऊपर के सतही लोग हैं, वो उनको ले लिया, जो असल मेमन बरादरी है उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो ताजर बरादरी, मेमन बरादरी है, वो सबसे ज़्यादा इस पर सब्र कर रही है। जो जुड़िया बाज़ार के लोग हों या आपके तारिक रोड के लोग हों या हर लोग जो यहाँ पे बिजनेस के लोग हैं, वो सबके सब सफ़र जो कर रहे हैं मेमन बरादरी के लोग कर रहे हैं। बिकॉज वो सारी पार्टी के जो लोग हैं, PTI के लोग जो हैं, वो सारे के सारे मेमन बरादरी के लोग हैं और वो मदद नहीं कर पा रहे हैं मरकज़ में होने के बावजूद भी। गवर्नर हैं अली जैदी के अलावा बाकी सारे के सारे जो है मेमन है। फैसल वाडा मेमन है, ये जो है ये मेमन है आपका, क्या नाम है, गवर्नर इमरान साहब। तो फिर आप इसके बावजूद जो वो लोग इनको मार रहे हैं, पीपल पार्टी वाले इनको दबा रहे हैं, हर जगह दबा रहे हैं। नहीं भाई, इनको माशी तौर पर तबाह कर रहे हैं जी, तो उसमें भी साथ नहीं दे रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अब सवाल ये है कि अब शहबाज शरीफ पे बात कर रहे थे, हम इधर आ गए जी। तो अब ये है कि ये बुनियादी तौर पर फैसला ये होना चाहिए कि ये इन्होंने जो कुछ भी पाकिस्तान है वो इन लोगों की लूट मार की वजह से है। ये लोहार लोग जो हैं, ये किस तरह से ये इतने बड़े बड़े महलों के मालिक बन गए, पूरी आबादी बना ली, पूरा महल बना लिए हैं जी। और इसके बाद में इनके साथ में कोई नाइंसाफ़ी भी ना हो। अब मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के लोगों को खुद तो खुदा खौफ करना चाहिए और क्यों साथ देते हैं इनका। और सिंध का रायवंड जो है वो बैरियर टाउन है, वो बैरियर टाउन है जी। तो बस रायवंड नहीं है, वो तो मुस्तकबिल का यहाँ का दारुल हुकूमत है भाई, दारुल खिलाफा। अच्छा मेरे साहब, ये जो पानी के मसले, दारुल खिलाफा इसलिए कह सकते हैं कि खिलाफत नहीं है जी, दारुल हुकूमत है जी। अच्छा मेरे साहब, वो अगले मौजू पे आएंगे, मुआशी वाले मामले पे, लेकिन उससे पहले ये जो सिंध और पंजाब में पानी का तकसीम पे जो इख्तलाफ है, इसको कैसे हल कर सकते हैं? भाई ये बात ये हुई है कि बलूचिस्तान ने सिंध के पर एतराज़ कर दिया है कि हमारा पानी खा जाता है, पी जाता है ये लोग, सिंध के लोग। अब सवाल ये है कि सिंध का पानी, बलूचिस्तान का पानी आप पी जाते हो, तो उन्होंने ये कह दिया कि साहब हमारा पानी, हमें पानी कम मिल रहा है। जब पानी कम हो रहा है, डेड लाइन पे आपको खड़ा हुआ है आपका जो बड़ा डैम है तरबेला मंगला, तो फिर आपको पानी कम दिया जाएगा, उसमें कोई बात तो नहीं ना, थोड़ी देर में पानी आ जाएगा, बारिश हो जाएंगे। अभी नहीं, वो बर्फ़ भी पिघलनी होती है, प्रोसेस चल रहा है जी। तो अब सवाल ये है कि आपको तो उस प्रोसेस में जब आप जा रहे हैं, डैम बनने नहीं देते आप, लेकिन उस पर पीयूष पांडे ने सियासत बहुत अच्छी की है अवामी सतह पे, जहाँ PTI नाकाम हो गई। भाई देखिए, PTI को सियासत करने आती नहीं है। हाँ बस ये सारे जो हैं वो फंटर किस्म के लोग हैं, अपने आप को फैशन देखिए। वाडा का आलम ये है कि अपनी फटफटी लेकर जो है, ट्रम्प की गाड़ी लेकर, और पीछे 3 मोबाइलें चल रही, साहब बहादुर की गाड़ी चला। अच्छा वो कह रहे थे जहांगीर तरीन को छोकरापन का आलम की मार है, जहांगीर तरीन को कह रहे थे। अच्छा खुद अपने आप को देखें और जहांगीर तरीन को देखें कि वो किस काबिल आदमी है। नहीं, जहांगीर तरीन तो भाई देखिए ना, उसने पूरी हुकूमत बनवाई, अपने आप को हुकूमत भी बनवाई और साथ साथ में सेल्फ मेड आदमी है, और पैरेलल उसने एक निज़ाम अपना ग्रुप बना के हुकूमत को थ्रेट कर रहे हैं। अच्छा मेरे साहब, ये जो माशी तरक्की के दावे हैं, तो इसमें बहरहाल मैं एक बात मैं आपसे कहूँ कि आज देखिए ना, सबसे बड़ा आज ये है कि 4 करोड़ अरब रुपए FBI ने दिए हैं। आपके तमाम सवालात के जवाब में मैं कह रहा हूँ, पहला सबसे बड़ा काम FBI ने आज ये किया है तारीख़ के अंदर, पाकिस्तान की तारीख़ में 4 करोड़ अरब रुपए का टैक्स इन्होंने भरा है। अब जो बात ये कह रहे हैं कि, और साथ साथ में जिस अंदाज से इन्होंने कंट्रोल किया है, उसमें जो आमदनी की बात है, उसमें अगर 4 अरब करोड़ को अब अंदाज़ लगा लें तो कितने अरब डॉलर हो जाएंगे। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है, और ये अगर इस तरह से भी चलता गया, और वो तो करीब 3 बिलियन डॉलर हर साल हर चौथे महीने आ रहे हैं बाहर से आपके पास। फिर साहब वो आने की एक वजह ये है कि जब महंगाई हो रही है ना, तो यहाँ जो फैमिलीज रहती हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं कि जी फीसें बढ़ गई हैं, बिजली का बिल बढ़ गया है, तो इसलिए डॉलर ज़्यादा आ रहा है। भाई तो आपको तो फ़ायदा हो रहा है ना, फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो सब तो इन्फ्लेशन में जा रहा है ना। और सब नहीं, इन्फ्लेशन नहीं जा रहा है, वो आपको डॉलर तो आ रहा है ना, आप उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, उस डॉलर से रिपेमेंट कर रहे हैं, नोट तो आप छापते रहेंगे। लेकिन ये जो 3.94 का जो दावा है ना,
और अभी 2 महीने रहते हैं, अभी वो आज़ाद शुमार नहीं है 4 हो गया है, लोग बाग सरप्राइज है। वो कह रहे हैं, वो तो एक अप्रॉक्सीमेट उन्होंने कहा कि 4 हो गया है। हाँ। अच्छा, इसी हाल में बांग्लादेश 6.8 पर है। इंडिया तबाही के बाद सारी दुनिया में इस वक्त आपके पास, हमारे पास कई ऐसे क्लिप्स मौजूद हैं, इंडिया के लोग शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ मच बेटर देन इंडिया। मेरे साहब, ये जो मुआशी आदाद शुमार है ना, हमसे बेहतर उनके हैं, लेकिन हुकूमत का मसला ये है कि वो अभी 2 महीने रहते हैं, अभी वो फाइनल होंगे तो रिजल्ट आएगा। नहीं देखिए, अभी ये कहते हैं, आपने जो बात की है कि 3.94 की GDP ग्रोथ है हमारी जी, तो स्टेट ने अपने स्टेट बैंक के हैं ये आदाद शुमार कि वबा के दौरान स्टेट बैंक की शरह सूद जो है 7% उन्होंने कायम रखी है, जबकि महंगाई जो है 11% रही है। 2 करोड़ खातेदारों को फरवरी 2020 तक 11.2% मुनाफा दिया जा रहा था, तो अब इस तरह से उन्होंने मुनाफा कम किया है, वो वही कम करके वो पैसे बचा के ये जो कुछ भी हुआ है, लेकिन बहरहाल फ़ायदा तो हुआ है। 11.25 गंदम की फसल अच्छी हुई है मगर सरप्लस नहीं है। गन्ने की फसल मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक है, कपास की फसल कम होने का इम्कान है, चावल की पैदावार मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक रही है, आइंदा सीजन में कम हो सकती है। अब ये मामला तो हैं जी। अब हमने ये पूछा था ये जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से कि भाई अगर आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मसला ये है जब ये लोग गन्ना लगा लेते हैं तो कपास की गुंजाइश नहीं रहती है जी, गन्ने में ज़्यादा फ़ायदा है, तो ये लोग फिर कपास लगाते नहीं हैं। और गन्ने को जब लगा देते हैं तो फिर उसको आप जलाना पड़ता है और फिर 2-3 फसलें निकालने के बाद फिर उसमें कपास लगाते हैं आप जी। अब मसला ये है कि जो बड़ा प्रॉब्लम है इनका वो ये है पाकिस्तान का कि जितनी ज़मीन आपकी आबपाशी की है उससे ज़्यादा आपके पास 3-4 की तादाद में और ज़मीन पड़ी हुई है, उसको आप खुश्क और बंजर है, पानी का मसला हाँ, है, तो उसको आप आबाद करो, क्रेज के ज़रिए से किसी ज़रिए से भी आबाद करो। जब पानी सरप्लस आता है उसको सेव करो जी, कहीं ना कहीं आप तालाब बनाओ, कहीं आप उसमें अंडरग्राउंड। बहरहाल दयामर बादशाह डैम बन रहा है, बहरहाल वो तो बेहतर कुछ काम हो रहा है, वो भी काला बाग भी बनने दो ना, उसमें क्या मसला है आपको। जी। अब मुझे कहा जा रहा है वक्त पूरा हो गया। हर माशी जो मामला है ना, इस पर कल कोशिश करेंगे बिजनेस कम्युनिटी से किसी को ले लिया जाए और शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को ले लिया जाए। शायद तो मनी इस बात पर राजी है, वो तो कह रहा है कि ये सब झूठ बोलते नहीं, वो उन्होंने कहा कि कुछ बातें ठीक हैं, लेकिन ये 2 महीने के बाद सही नतीजे आएंगे और सितंबर में आपको पता चलेगा। हाँ, शायद ले लो तो फिर ईमानदार आदमी है। सही बिल्कुल। वक्त ख़त्म हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।